दो स्टूडेंट है आज हमारे सामने, एक यज्ञेश जोशी और दूसरा यश सोनवने। इनसे कुछ बातें करनी है, इनसे ये भी पूछना है कि आपने 12th के बेस पे कैसे इजीली जॉब ले ली बाहर के कंट्री में जाके, यूरोप में, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। साथ साथ इनका जो करियर रहा है, इन्होंने 10th कैसे किया, फिर 11th में इन्होंने क्या किया, 12th कैसे किया, इतने ज़्यादा मार्क्स इन्होंने CET में लाए कैसे, इस बारे में भी हम इनसे बात करेंगे। और प्रोग्रामिंग का मेन फ़ायदा इन्हें कहाँ मिला, इसके बारे में भी बात करना है। और इन्होंने जो प्रोग्रामिंग वैकेशंस में सीखी, हम उसके बारे में भी इनसे बात करेंगे। तो मैं तुमसे यज्ञेश कुछ पूछता हूँ कि जैसे तुम 10th में कहाँ थे, तुमने 10th? मैं 10th में नासिक में ही था, नासिक कैम्ब्रिज स्कूल में। ओके। आई पास्ड आउट माई 10th इन 2019। हाँ। मेरा स्कोर था 90 परसेंटेज था कुछ। ओके, वेरी गुड। 90 परसेंटेज के आसपास ही था 10th में भी। उसके बाद मैं एक्चुअली साइंस में नहीं जाना चाहता था। अच्छा। क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट था वो फाइनेंस की तरफ ज़्यादा था। ओके। स्टॉक मार्केट में मेरे को इंटरेस्ट अच्छा आता था। मुझे मतलब बिजनेस में इंटरेस्ट आता था। हाँ। बट मैंने थोड़ा स्टडी किया, थोड़ा रिसर्च किया कि साइंस लेके भी मैं इन मेरी चीज़ों को कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ। सही है। मैं अभी साइंस लेके अगर इंजीनियरिंग करके भी एक एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता हूँ और मैं एक बिजनेसमैन बन सकता हूँ। सही है। तो मैंने कॉमर्स छोड़ के साइंस लिया। हाँ। साइंस लेने के बाद आफ्टर 10th मैंने 11th 12th के लिए जेई का प्रिपरेशन शुरू किया। जेई का प्रिपरेशन मैंने शुरू किया नासिक में, मास्टर क्लास बाय गौरव सावे इनके क्लास में। जेई का प्रिपरेशन करते करते मुझे मेरे दोस्तों ने भी बताया और विकास सर ने भी बताया कि आप साइमल्टेनियसली लैंग्वेजेस सीखना शुरू कर दो कि आपको इंजीनियरिंग में काम आएगी। मैंने देर न करते हुए ऑनलाइन सर के साथ, क्योंकि मेरा ऑफलाइन आना पॉसिबल नहीं था और लॉकडाउन का भी बहुत क्राइसिस चल रहे थे, मैं बार बार घर से भी निकलने को इतनी परमिशंस नहीं थी उस समय। तो मैंने सर के ऑनलाइन लेक्चर्स शुरू कर दिए। सर ने मुझे लेक्चर्स भी भेजे। तो सबसे पहले तुमने क्या सीखा सबसे पहले? सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी सी से। अच्छा। और जैसे मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि जनरली स्टूडेंट्स को सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, जैसे तुमने जो लैंग्वेजेस सीखी है मेरे पास तुम्हें पता है, तो सबसे पहले तुमने जो क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने C++, जावा और पाइथन चारों लैंग्वेजेस विकास सर से ही सीखी हुई है। बराबर। सी से मैंने शुरुआत की थी और मैं सबको रिकमेंड भी करूंगा कि आपने सी से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि सी से जब शुरुआत करते हैं तो एक लॉजिकल बिल्डिंग हो जाता है अपने माइंड का। हाँ। और उसके बाद अपन जब C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन जब सीखने जाते हैं तो वो एक ईजी वे पड़ता है सीखने के लिए। हाँ। क्योंकि एक बेसिक अपना बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होता है तो फिर आगे आसानी होती है। मैं स्टूडेंट्स को जनरली ना हमेशा यही बताते रहता हूँ कि आप शुरुआत हमेशा सी लैंग्वेज से ही करो। एक बार सी में आप लॉजिकली अच्छे हो गए ना, तो उसके बाद फिर आप चाहो तो फिर C++ करो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जैसे इन्होंने की। उसके बाद दूसरी मैं बात करूँ तो जावा सीखो, पाइथन सीखो, कुछ भी उसमें ऑप्शन आपको मिल जाता है आगे। अच्छा ठीक है, तुमने मुझे कुछ चीज़ें बताई, अभी आगे आऊँगा मैं तुम्हारे पास फिर से कि तुमने अप्लाई कैसे किया यूरोप में जाने के लिए, सब चीज़ों के बारे में आना है मुझे। अच्छा, मैं यश तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जैसे यश, तुम जब 10th तुमने कैसे की, क्या किया, कुछ बता सकते हो थोड़ा सा? मैंने सेम नासिक कैंब्रिज स्कूल से किया। हाँ। आई हैड परसेंटेज अराउंड 70%। तो मैं फिर थोड़ा रिसर्च किया। अब फिर मैंने ये किया, अपना मैनेजमेंट में गया, फिर मैं बिजनेस डालूंगा और फिर उसकी तैयारी करूँगा। ओके। मतलब तुम्हारे दिमाग में बिजनेस का ज़्यादा है, मतलब एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में कम सोचते हो। हाँ, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये कैसे आया कि मुझे भी प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए? जैसे तुमने भी सीखा तो क्या सोच के सीखा था, क्या दिमाग में आया था तुम्हारे? प्रोग्रामिंग मैंने इसलिए सीखी कि कुछ नहीं तो जब मैं जॉब्स के लिए जाऊँगा तब मेरे जब रेज्यूमे में ऐड होगा कि मैंने सब कुछ किया, जावा, पाइथन, सी। अच्छा, मतलब एक स्किल के एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो होती हैं उस हिसाब से तुमने प्रोग्रामिंग सीखी। ठीक है। जहाँ जहाँ हमने रेज्यूमे सबमिट किया ना, हाँ। हर जगह पे हमको पूछा गया कि आपके पास डिजिटल स्किल क्या है। अच्छा, ये पूछा गया? हाँ, क्योंकि अभी आज जैसे कहाँ पूछा गया? जैसे जब हम पोलैंड के लिए भी अप्लाई कर रहे थे। ओके। तो सबसे पहले कैसा रहता है कि अपन को एक पूरा पोर्टफोलियो बना के उनको देना रहता है। हाँ। वो यूनिवर्सिटी को, उसके ऊपर से वो अपन को जज करते हैं, मतलब जज नहीं बोल सकते, उसके ऊपर से वो अपन को देखते कि ये बंदा अपने इधर फिट हो सकता है कि नहीं। ओके। तो उसमें एक खास सेक्शन था डिजिटल स्किल्स का। हाँ। उसमें मेरे पास तो चारों लैंग्वेजेस का ये था। यस। और जो डिजिटल मार्केटिंग है, हाँ। वो भी आती है। हाँ। वो सब के भी स्किल्स, मतलब आजकल डिजिटली अगर आप ये हो, पूरे साउंड हो, तो आपको एडमिशन्स लेने में भी और आपका रेज्यूमे भी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहता है। नहीं, ये तो बात सही है। अच्छा ठीक है,
अभी मैं कुछ बातें और यज्ञेश से बात करूंगा, जैसे कि मैं उससे पूछने वाला हूं कि तुमने शुरुआत अप्लाई कैसे किया और तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्यों आया कि मुझे बाहर यूरोप में जाके ही पढ़ना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में आइए बात करते हैं। यज्ञेश, हमारी अभी तुमने मुझे बताया कि मैं जेई करना चाहता था, जेई की मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो मुझे ये पूछना है तुमसे कि जेई तुम जब कर रहे थे तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था, बाहर जाने के बारे में क्या सोच रहे थे? जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक मतलब कॉमर्स साइड लेने वाला था। हाँ। बट खुद रिसर्च करने के बाद और पेरेंट्स के सपोर्ट से फिर मैंने मम्मी से बात की। माय मदर इज़ अ डॉक्टर, मेरी सिस्टर भी डॉक्टर है, दोनों। मेरी दीदी एमडी रेडियोलॉजिस्ट है टाटा परेल मुंबई में। हाँ। और मेरी मम्मी भी नासिक में ही डॉक्टर है। हाँ। तो एक साइंस का बैकग्राउंड हमारे घर में था। हाँ। तो मैंने उनका भी थोड़ा सपोर्ट लिया, उनसे भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली। बट मुझे डॉक्टर साइड मतलब मेडिकल फील्ड में नहीं जाना था। ये तो फिक्स था, क्योंकि मुझे कुछ तो भी टेक्निकल या फिर कुछ तो भी मैकेनिकल साइड मतलब ऐसा इंजीनियरिंग साइड में ही करना था। तो उसके वजह से मैंने जेई का प्रिपरेशन शुरू किया। जैसे जेई का प्रिपरेशन शुरू किया, स्टार्टिंग में 1 साल हो गया, पूरा 2 साल का प्रिपरेशन होता है, 1 साल हो गया, 1.25 साल हो गया। उसके बाद मैं अच्छा खासा कर रहा था, मैं एडवांस लेवल तक के सम सॉल्व कर ले रहा था। मेरे जो टेस्टिमोनियल हम जो दे रहे थे उसमें भी अच्छे मार्क्स भी आ रहे थे। बट अचानक मुझे एक दिन ऐसा क्लिक हुआ कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। तो मैं उसके लिए सर्च करता रहा। तो मेरा पहले से ही बचपन से ही ऑटोमोटिव्स या और ऑटोमोबाइल्स में मेरा ज़्यादा मशीनरीज में ये था, पहले से इंटरेस्ट था। गाड़ियों में इंटरेस्ट था, इन शॉर्ट व्हीकल्स में। तो अभी जैसे आपको पता है आगे जाके बूम आने वाला है इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स को। हाँ। मतलब कन्वेंशनल जो व्हीकल्स है जैसे पेट्रोल डीजल हो गई, गैसोलीन वाली हो गई, ये सब अभी थोड़े से एक डाउनवर्ड्स पे, और बूम आने वाली है इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स की। तो मैंने उस पर सर्च किया कि इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स में इंजीनियरिंग है कि नहीं है। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत की, तो मुझे पता चला कि है, एक्चुअली है, और जो सिखाई जाती है पोलैंड में वॉर्सो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में। हाँ। और यूनिवर्सिटी रैंकिंग मैंने उसके बाद देखी। यूनिवर्सिटी रैंकिंग वाज लाइक 501 रैंकिंग थी पूरे वर्ल्ड में। तुम्हारे कॉलेज की? ओके। वॉर्सो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की, जहाँ पे मुझे तो तुमने ये पहले रिसर्च कर लिया पहले? हाँ। उसके बाद मैं थोड़ा मतलब पेरेंट्स से बात की। मेरी मम्मी एक सिंगल मदर है, मैंने उनसे बात की। उनके लिए भी वो एक टफ डिसीजन था, मुझे इतना दूर छोड़ना ये एज में, उनके लिए भी एक टफ डिसीजन था। बट उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट किया, और उन्होंने मेरे लिए ये देखा पहले कि उधर सेफ है कि नहीं है, कितना खर्चा है, क्या है, वो सब देखा। अच्छा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इतना कोई मतलब डिफरेंस नहीं रखता इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली। अच्छा। कि इंडिया में भी अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस लेते हो जैसे वीआईटी एसआरएम हो गए, तो ज़्यादा मतलब उससे मतलब मैं जितना स्पेंड कर रहा हूँ उससे ज़्यादा ही स्पेंड हो जाता है। अच्छा। तो मतलब भी मेरे को अच्छा, जैसे मुझे एक सवाल और पूछना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आईआईटी के बारे में सोचते हैं, उसकी प्रिपरेशन करते हैं, आईआईटी में ही जाना है, ऐसे उनके दिमाग में होता है। तो उनके दिमाग में एक चीज़ ये होती है कि अगर आईआईटी नहीं हुआ तो यहाँ होना चाहिए, और जैसे अभी तुम बता रहे हो कि यहाँ पे उतने ही पैसे लग जाते हैं ये प्राइवेट किसी कॉलेज में करने के लिए। और जैसे कंपटीशन की भी मैं बात करूँ तो 11 लाख स्टूडेंट्स प्रिपेयर होते हैं और आईआईटी के लिए, अपने इसके लिए, और उसमें मुझे लगता है 70-80 या फिर 100 सीट्स होती होंगी। नहीं, आईआईटी में अगर आपको है तो 1000 सीट्स तक है। 1000 सीट्स तक है। जैसे मैं पर्टिकुलर मैं एक कॉलेज की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं मुंबई का जो कॉलेज है आईआईटी, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ। वहाँ पे अप्रोक्सीमेट 80-100 तक तो होता होगा, टोटल मिला के तुम 1000 बता रहे हो ना, ऑल ओवर इंडिया का। ठीक है, तो वहाँ पे तो बहुत टफ कंपटीशन हो जाता है। और दूसरी चीज़, आईआईटी की रैंकिंग क्या हो सकती तुम्हारे हिसाब से इस समय, जैसे हम 2022 में बात कर रहे हैं, वर्ल्ड रैंकिंग? तो वर्ल्ड रैंकिंग क्या है आईआईटी पवई की अगर आप देखोगे तो 117th के आसपास कुछ तो भी है, मैं एग्जैक्ट नहीं कोट कर सकता हूँ। ओके। बट जब लास्ट मैंने चेक किया था मेरी यूनिवर्सिटी जब मैं चूज कर रहा था। अच्छा, मैं ये भी पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हें रोक रहा हूँ कि जो टोटल यूनिवर्सिटीज आईआईटीज हैं इंडिया में जितने भी हैं, उसमें से जो सबसे लास्ट नंबर वाला आईआईटी है उसकी रैंकिंग अंदाज़ा तुम्हें कुछ पता है कितनी हो सकती है? उसका अंदाज़ा तो मुझे नहीं है, मैंने देखा नहीं है। फिर भी एक 500, 800, 600 के रेंज में होगा। 500-600 के रेंज में होगा। अच्छा, ये मुझे पूछना था तुमसे। हाँ, अब तुम्हारे कॉलेज की रैंकिंग क्या है? मेरे कॉलेज की रैंकिंग 501। अच्छा, मतलब तुम और तुम्हारे कॉलेज की और आईआईटी की रैंकिंग लगभग सेम है? लगभग सेम है।
अच्छा, मतलब ऐसा मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि तुम आईआईटी में ही पढ़ रहे हो। अच्छा ठीक है। हाँ मतलब एक तरीके से वैसा हो सकता है। हाँ। बट आईआईटी अगर मिलता है किसी को और आईआईटी के लिए ही पढ़ना है, हाँ। तो मैं बोलता हूँ कि आप जेई के लिए ही पूरा प्रिपेयर करें। जैसे मैं पहले से ही आईआईटी के लिए मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूँ आईआईटी का कि मुझे आईआईटी में ही जाना है। बराबर। मुझे करना था कुछ तो भी, और मास्टर्स के लिए जर्मनी जाना ये मेरा फिक्स था। ओके, मतलब तुम मास्टर्स में जाने वाले थे जर्मनी। ये फिक्स था क्योंकि जर्मनी एक ऑटोमोबाइल हब है। हाँ। और मुझे ऑटोमोबाइल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ओके। तो मुझे मास्टर्स वहाँ से करके मेरे को वहीं पे सेटल होने का देखना है, वो तो आगे की बात रह गई, पर मास्टर्स मुझे जर्मनी से करना था। ओके। तो जब मैंने देखा कि पोलैंड में मैं जाके अगर 4 साल 3.5 साल का जो भी मेरा कोर्स है वो करता हूँ, तो मेरे को प्रेफरेंस एक मिलेगा, क्योंकि मैं पहले से ही यूरोपियन यूनियन का स्टूडेंट बन चुका रहूँगा। हाँ। 3-3.5 साल, तो मुझे एक प्रेफरेंस मिलेगा जर्मनी जाने के लिए। ओके। तो वो भी एक मैंने एस्पेक्ट देखा, और उसके वजह से भी मैंने पोलैंड चूज़ किया है। ठीक है। पोलैंड में तुम्हारे क्या नाम है तुम्हारे कॉलेज का? वॉर्सो यूनिवर्सिटी। अच्छा, तुमने अप्लाई कैसे किया, थोड़ा सा बता सकते हो कैसे अप्लाई किया? स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या किया? लोग क्या करते, कंसल्टेंसी थ्रू जाते। अच्छा। But मैं प्रेफर करूँगा कि आप कंसल्टेंसी थ्रू मत जाओ। ओके। कंसल्टेंसीज का कैसा रहता है कि उनको जो यूनिवर्सिटीज रहती है उनके तरफ से कुछ ना कुछ ये रहता है, तभी वो आपके लिए हेल्प करते हैं। अच्छा, वो ऐसा। आपसे नहीं लेंगे भले ही पैसा, बट यूनिवर्सिटीज से करते। तो आपका जो यूनिवर्सिटीज का ये रहता है ना, फीस नहीं, आपका जो यूनिवर्सिटीज का चूज करने के लिए वो लिमिटेड हो जाता है। अच्छा, वो मतलब हाँ, वो उनको बोलते हैं सारी आपको इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। हाँ, अच्छा। वो आपको एक यूनिवर्सिटी के लिए बढ़ावा देंगे। अभी मेरी यूनिवर्सिटी के लिए मेरे को अभी तक एक कंसल्टेंसी नहीं मिली जो मेरे को बोली वॉर्सो यूनिवर्सिटी में सिखाओगी। क्योंकि वॉर्सो यूनिवर्सिटी जो है वो पब्लिक यूनिवर्सिटी, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं आती। अच्छा। वो पोलैंड में तो तुमने इंटरनेट पे सर्च किया? हाँ। उसके बाद मैंने वॉर्सो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, उनके वेबसाइट पे गए। हाँ, वहाँ वेबसाइट पे EU लॉगिन रहता है, यूरोपियन यूनियन लॉगिन। हाँ। वो लॉगिन मैंने किया, मेरा सब कुछ मैंने डाला, पूरा इन्फॉर्मेशन भरी। फिर उन्होंने मेरे से एक पोर्टफोलियो मंगाया कि मेरा 10th के ग्रेड्स कैसे थे, 9th के ग्रेड्स कैसे थे, 11th के, वो सब तुमने डाला। एक्स्ट्रा मैंने करिकुलम क्या किया है, जैसे कि आपने मुझे जो सर्टिफिकेट दिया था, अच्छा, C का, उसका C++, भी फायदा मिला। पाइथन का, जावा का, वो चारों सर्टिफिकेट्स मैंने उनको दिखाए। उसके बाद जो इंटर्नशिप मैंने विकास सर के पास ही की, वो इंटर्नशिप ये जो भी पिछले कुछ दिन पहले जो तुमने की थी। हाँ। वो इंटर्नशिप का भी जो सर्टिफिकेट आपका था वो भी मैंने उधर दिखाया। अच्छा। तो ये सब काम आता है। तो मतलब एक जैसे तुम्हें टेक्निकल फील्ड में जाना है, हाँ। ऑटोमोबाइल हो या किसी भी फील्ड में, तो तुम्हारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के हिसाब से तुमने ये चीजें रेडी रखी। मेनली वो लोग उधर मतलब इसके ऊपर नहीं जज करते कि आपके मार्क्स कितने। ओके। वो आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं, और आप कितने एक्टिव हो, आप कितने स्ट्रीट स्मार्ट हो, वो भी देखा जाता है। अच्छा, जैसे कितने जगहों पे कितने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अगर आप C भी सीख रहे हो, C++ भी सीख रहे हो, तो उनका ऐसा मानना होगा शायद कि आप थोड़े से क्यूरियस हो, कि आप आगे का सीखना चाह रहे हो। C आधा सीख लिया छोड़ दिया, C सीख लिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं। तो जितना मैंने उनको दिखाया कि मैं जैसे हॉर्स राइडिंग भी करता था, मैं नेशनल लेवल स्केट रोल फुटबॉल भी खेला हुआ हूँ, उन सब के भी मैंने सर्टिफिकेट्स लगाए। अच्छा, ये सब तुमने वहाँ पे दिखाया उन्हें। और एक फायदा तो वैसा पोर्टफोलियो बना के दिया। फिर मुझे एक्सेप्टेंस आया, फिर उनकी एक एग्जाम थी, वो अच्छा, एग्जाम भी दी तुमने? हाँ। एग्जाम में क्या था? मैथ्स की एक एग्जाम थी, हाँ। इंग्लिश की एक एग्जाम थी, हाँ। और एक छोटी सी कंप्यूटर की भी एग्जाम थी। ओके। बट उसमें इतने क्वेश्चंस नहीं थे, 5 से 10 क्वेश्चंस थे, मेरे को उसमें आउट ऑफ आ गए। हाँ। इंग्लिश में मेरा ऑलमोस्ट 98% तक स्कोर था ही। हाँ। 1-2 क्वेश्चंस गलत हुए होंगे, और मैथ्स में भी मेरे को 99% तक था। अच्छा। तो ये देने के बाद मेरे को एक्सेप्टेंस आ गया। जैसे ही एक्सेप्टेंस आया तो नेक्स्ट फीस थी फीस भरना। अच्छा, फीस तुरंत लेते हैं वो लोग? हाँ, फीस भरना। जैसे आप फीस भर देते हो तो आपको अकोमोडेशन आ जाता है और वीज़ा लेटर आ जाता है। वीज़ा लेटर भी आता है? हाँ, अच्छा, इतना वीज़ा सिंपल के रहता लिए भी कुछ पूछते हैं सवाल या कुछ उसका भी होता हाँ, है? वीज़ा के लिए भी आपको बहुत कुछ पूछा जाता है। जैसे वीज़ा के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं कि आपको पोलैंड में ही क्यों जाना है, आपको वही यूनिवर्सिटी में क्यों जाना है, आपके पास और एक्स्ट्रा क्या डिजिटल स्किल्स है, ये वीज़ा में भी कभी कभी पूछा जाता है। ओके। डिजिटल भी हो गया, और एक्स्ट्रा करिकुलम क्या है तुमसे कुछ आपका? पूछा गया था इस बारे में? हाँ, जैसे जब मेरे को वीज़ा का फ़ोन आया, मैं ट्रांजिट में था, मैं था कहीं तो चेन्नई के पास में था, और जब मुझे फ़ोन आया तो मैंने उठाया भी नहीं था फर्स्ट टाइम, मुझे लगा स्पैम कॉल है। हाँ। बट जब 2-3 बार आता गया और मैं ट्रूकॉलर पे चेक किया, तो तब जाके मैंने उठाया। तो मैं उनका सबसे पहला क्वेश्चन मेरे को ये था कि आपको पोलैंड क्यों जाना है। सेकेंडली उन्होंने मेरे को पूछा आपके फाइनेंशियल्स के बारे में, मेरे को थोड़ा पूछा गया कि फाइनेंशियली आप कैसे स्टेबल हो, क्या हो वो। और सेकेंडली थर्डली उन्होंने मेरे को ये पूछा गया कि आपके पास स्किल्स क्या क्या है, कि आप अगर आपको 5 साल के मतलब 5 साल में आप खुद को कहाँ देखते हो, ये भी पूछा गया। तो फिर
तो उसमें मैंने उनको बताया कि मेरे पास ये स्किल्स हैं, मैं अर्न एंड लर्न भी करना चाहता हूँ। और तो उन्होंने पूछा गया कि मतलब स्किल्स क्या क्या, तो उसमें मैंने बताया था कि मेरे को लैंग्वेज की पूरी स्किल्स है, मेरे को सी आती है, C++ आती है, पाइथन आती है, जावा आती है, ये बताया गया। और जैसे अपन ने जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे सर, C और C++ के जब सीखने के बाद जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे, वो प्रोजेक्ट्स का भी मैंने लिंक और जो था वो सब मैंने उनको मेरे पोर्टफोलियो में ऐड करके दिया था। ये भी एक पॉइंट था कि मेरे तो वो एक प्रोजेक्ट्स भी काम बेनिफिट आए। तुम्हें मिला। Yes. अच्छा, और जैसे वहाँ पे तुमने अप्लाई किया। अच्छा, एक मैं अंदाज़ा पूछना चाहता हूँ, जैसे सब लोग ये जानना चाहते होंगे, चलो बाहर तो जाया जा सकता है, प्रोसेस है, एप्लीकेशन है, सब है, लेकिन उसका खर्चा कितना आता है? सबके दिमाग में यही सवाल होता है हमेशा कि खर्चा क्या आता है। ये जो खर्चा है, तुम्हें क्या लगता है कि जनरल प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने में जो खर्चा है और वहाँ जाके पढ़ने में, इसमें कुछ अंतर है या बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है तुम्हारा, ऐसे तुम्हें लगता है? नहीं, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं ये करूँगा, क्योंकि अगर एक रिस्पेक्टेड अमाउंट भी अगर अपन खर्चा कर रहे हैं तो एटलीस्ट मुझे उधर से उतना आउटपुट आने वाला है, मुझे मालूम है वो वर्थ है उतना खर्चा करना। जैसे अभी मेरा फीस मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ, मेरा फीस है 2200 यूरो, ओके, 2200 यूरो पर सेमेस्टर, पर और सेमेस्टर। टोटल मेरे 7 सेमेस्टर्स हैं। एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है। मतलब 1400 यूरोज के आसपास का हाँ, है। मतलब 40 कितने होंगे वो? 4400 यूरो मेरा एक साल का हो जाता है, जो होता है अराउंड 3 सवा 3 लाख रुपए एक साल का फी होता है। अच्छा, यस, एक साल की फीस। हाँ, मतलब उसमें तुम्हारा रहना भी है? नहीं, वो अलग है। वो अलग है। मतलब अभी ये तुमने ट्यूशन फीस ट्यूशन मुझे फी बताई बताया खाली कॉलेज का, 3 ओके, सवा 3 लाख, और ये तुम्हारा लगभग 3-3.5 साल अप्रोक्सीमेट 3.5 चलेगा। साल का है। अच्छा, तो अंदाजा मैं लगा सकता हूँ ये 10 लाख के आसपास तक जाएगा। रहने का खर्चा और खाने पीने का वो सब मंथली एक्सपेंस पकड़ के आप एक 25,000 रुपीज़ का मंथली एक्सपेंस पकड़ सकते हो। अगर आप घर में ही ज़्यादा कुक कर रहे हो, सब कुछ सादे इसमें ही रह रहे हो, आप अगर डेली बाहर खाना खाओगे तो खर्चा बढ़ेगा। तो खर्चा बढ़ेगा, वो तो एक पर्सनल चॉइस रहता है। अच्छा, मतलब वहाँ पे मेस वगैरह वाली सिस्टम भी है क्या? मुझे ये भी पूछना है तुमसे। नहीं, मेस जैसा कोई सिस्टम नहीं जैसे है। घर पे हम हॉस्टल पे रहते हैं इंडिया में, या फिर कहीं किसी रूम लेके रहते हैं, तो हम मेस लगवा लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि हम कहीं भी जाके खाना मिलता है वहाँ पे, और वहाँ पे मेस महीने का फिक्स टिफिन आता है, वैसा कुछ है? वैसा कोई सिस्टम इधर है नहीं। जैसे मतलब कोई टिफिन आपको मिलेगा नहीं, अच्छा। कोई मेस आपको है नहीं, जो कुछ है खुद ही बनाना है। आज 1.5 महीने से मैं घर पे खाना बना रहा हूँ खुद ही? रोज रोटियां बना रहा हूँ, रोज सब्जी बना रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि अच्छा। वो भी एक मेरे को आदत डालनी पड़ने वाली है, क्योंकि अपने तो वहाँ पे मतलब खाना खुद बना सकते हो? हाँ, गैस मिलता है, इंडक्शंस रहते हैं, उसके बाद वॉशिंग मशीन भी आपको मिलती है डॉर्मेट्री में ही, आपका बेड से लेकर सब कुछ dormitory में ही रहता मतलब है। बर्तन भी तुम सारे खरीदोगे वहाँ पे? नहीं, खरीद सकते हैं, बट जैसे मैं जैसे दाल कुकर, चावल खाता हूँ, हाँ। खिचड़ी खाऊंगा, हाँ। तो उसके लिए कुकर मेरे को ये है जरूरी है, कुकर ले जाना। हाँ, कुकर तो वहाँ नहीं मिलेगा मिलता है, कुकर? मुझे मालूम नहीं, वहाँ नहीं मिलता? मैंने सेफ्टी साइड के लिए लेके रखा है। अच्छा, अगर वहाँ ना नहीं मिले तो फिर तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा ना। हाँ, तो तुमने इसलिए कुकर वगैरह कुकर भी ले रखा है। और क्या लेके जाओगे? बेलन ले रखा है। ओके, बेलन नहीं रोटी मिल सकता वगैरह है। के लिए, हाँ। रोटी, मुझे रोटी लगती है तो हाँ। बेलन ले रखा है। जो मतलब ऐसी जो चीज़ें जो कल्चरल है अपने यहाँ, वो मैं लेके वो जा रहा हूँ। वहाँ पे मतलब नहीं मिलने वाली शायद नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही ट्रैवल कर रहा हूँ। बट जैसे जो अपना रेगुलर है, पैन चाहिए या फिर एक कढ़ाई जैसा कोई बर्तन चाहिए, तो वो तो वहाँ भी मिलता ही होगा। तो वो मैं नहीं कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि वेट का भी लिमिटेशन है एयरलाइंस का, कि मैं 40 किलो तक ही ले जा सकता हूँ। तो मुझे उसमें मेरे कपड़े भी हो गए, मेरे डॉक्यूमेंट्स भी, बुक्स भी, सब कैरी करना है अच्छे से। ओके, तो उसके लिए मैं जो सिर्फ कुकर और बेलन जो है वो यहाँ से कैरी कर रहा हूँ, बाकी तो मैं वहाँ जाके खरीद सकता हूँ। अच्छा, और तुमने हॉस्टल पे जो रूम ली है, वो रूम भी मतलब कॉलेज के अंदर है, यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, या फिर बाहर है कहीं? हाँ, मतलब कैसा होता है कि एक यूनिवर्सिटी के 12 डॉर्मेटरीज हैं। ओके, एक यूनिवर्सिटी के, जैसे मेरी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के 12 डॉर्मेटरीज है, तो उसमें से एक यूनिवर्सिटी में मेरे को मिला है, डबल शेयरिंग रूम है। अच्छा, तुम्हारे साथ कोई रहेगा? हाँ, कोई है जिसे जानते हो जो रहने वाला है, उसके बारे में पता है? हाँ, ऋषिकेश पाटिल नाम का एक लड़का है, वो रहने वो वाला कहाँ इंडिया का से ही है? नासिक का ही है। ओके ओके, इंडिया से ही वो भी जा रहा है? नासिक का ही और है। वो रहेगा तुम्हारे साथ, एक ही रूम तुम एक ही शेयर रूम में करोगे? रहेंगे। ओके ओके। हमने वैसा कोऑर्डिनेट कर लिया है, तो उसके हिसाब से हम एक ही रूम में रहने वाले हैं। अच्छा, अभी तुम्हारी डिग्री जो होगी बीई की, तो उसके बारे में तुम वहाँ क्या क्या पढ़ने वाले हो? क्या क्या तुम्हारा, जैसे तुम CS पे भी कंसंट्रेट करोगे, ऑटोमोबाइल पे भी करोगे, और फ्यूचर में दोनों चीज़ों में तुम इतने स्ट्रांग रहोगे, जैसे तुम्हें अभी मैंने जो चीज़ें सिखाई उसका क्या फ़ायदा होगा बीई में?
ये बताओ। हाँ, जैसे अभी सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि लॉजिकल थिंकिंग बढ़ गई, वो तो C++ के बेस से जैसी तो बढ़ी ही, बट जब जेई के लिए आदमी प्रिपेयर करता है तब उसके लिए भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, और एक मतलब कोई भी एग्जाम देने से डर नहीं लगता। जब आप जेई एडवांस दे चुके हो तो वो डर नहीं लगता, तो वो भी एक कॉन्फिडेंस आता है, और उससे भी एक लॉजिकल थिंकिंग बहुत अलग लेवल पे बढ़ती है, मतलब लैंग्वेजेस सीखने से और अपना जो जेई का प्रिपरेशन करने से। ओके यस, तो अभी जैसे अभी मैं जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल इंजीनियरिंग में, मैंने बताया, तो उसमें मेरे को ऑटोमोबाइल्स के बारे में भी है, बैटरीज के बारे में भी सीखना है, और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक गाड़ी है, मतलब मेरे को एआई के बारे में भी सीखना पड़ेगा। एआई यस, मतलब जैसे तुमने पाइथन सीखी, हाँ, उसके बाद तुम्हें एआई, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक थोड़ा सा टचअप, मतलब एकदम डीप नहीं रहेगा पर एक टचअप तो रहने ही वाला मतलब मैं एक चीज़ ये सोच रहा हूँ कि जैसे जो आईटी के स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग इतना नहीं पढ़ते, तुम तो आईटी में नहीं जाने जैसा है, और फिर भी इतनी पढ़ाई, इतना मतलब तुम प्रायोरिटी प्रोग्रामिंग को भी दे रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं अपने स्टूडेंट से ये बोलूँगा कि अगर आप आईटी में हो तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि एक नॉन आईटी का स्टूडेंट अगर वो आईटी के सब्जेक्ट्स को इतना सीरियसली ले रहा है, जिसे उसे लग रहा है कि फ्यूचर में मुझे एआई पे काम करना पड़ेगा, हाइब्रिड व्हीकल्स जो होंगी उसके ऊपर काम जब मैं करूँगा तो एआई की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब मुझे उसके लिए प्रोग्रामिंग लग सकती है, इसलिए वो प्रिपेयर करके रख रहा है और उसका बेनिफिट उसको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो मुझे आप लोगों से भी यही बोलना है कि आप प्रोग्रामिंग पे फोकस करो, जैसे उसने बताया सी प्रोग्रामिंग की उसने। अच्छा, मुझे एक सवाल और पूछना है, जैसे कंप्यूटर के स्टूडेंट को जाना है, जैसे तुम्हारे ही कॉलेज में, जिस कॉलेज में तुम गए, तो वो भी इसी तरीके से प्रोसेस करेगा? हाँ, सेम। तो उसके लिए भी यही उसके लिए भी सेम प्रोसेस। अगर किसी आपके व्यूअर्स को, किसी को अगर कोई डाउट हो, कोई हो, तो आप मेरा मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम आईडी नीचे पिन कमेंट्स में दे देना, दे दूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन में दे देना, वो मुझसे डायरेक्ट भी पूछ लेंगे तो मैं उनके लिए हेल्प करूंगा। ओके, मैं ये तुम्हारी आईडी उन्हें दे दूंगा, तो ताकि स्टूडेंट्स जो है डायरेक्टली तुमसे कांटेक्ट कर सकें, तुमसे बात कर सकें। कमेंट्स में पूछ सकते हो आप लोग कि क्या करना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। मैं तो आईटी का हूँ या किसी भी जनरल, मैं इंटरव्यू लेने का एक रीज़न मेरा ये था कि मैंने यज्ञेश को प्रोग्रामिंग सिखाई। प्रोग्रामिंग सिखाने के बाद उसने मुझे कॉल करके ये बोला, सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, आपका मुझे बहुत फ़ायदा मिला। तो मैंने पूछा कैसे, तो उसने मुझे ये भी बताया कि मैंने इंटरव्यूज़ तो दिए सारे, मैंने बात भी, जो भी मेरा कुछ हुआ ना, उसमें मेरी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो थी, जो भी मैंने सीखी थी प्रोग्रामिंग, उसका मुझे बेनिफिट हुआ है, और इस वजह से एक अच्छी बात है मेरे लिए, और फ्यूचर में मुझे ज़्यादा इजी जाएगा। जैसे क्या होता है, ईएनटीसी का स्टूडेंट है कोई, इलेक्ट्रिक एंड टेलीकम्युनिकेशन का जो स्टूडेंट है, ये लोगों को भी देखोगे ना आप, प्रोग्रामिंग होती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले को भी तो है प्रोग्रामिंग, C++ होती है थोड़ी सी, तो उसका भी एक कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। आजकल देखा जाए तो मैकेनिकल वाले भी आईटी में आ रहे हैं, सिविल वाले भी आ रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ बीए वाले भी आ रहे हैं, बीकॉम वाले सब आ रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, ये एक नॉन आईटी वाला स्टूडेंट ही बता सकता है। तो मैंने इंटरव्यू इसलिए लिया उसका कि ये एक नॉन आईटी का स्टूडेंट है और ये प्रोग्रामिंग की इम्पोर्टेंस को समझ सकता है और ये बता सकता है कि प्रोग्रामिंग का क्या फ़ायदा है। क्योंकि मैं आईटी के स्टूडेंट्स को देखता हूँ, वो इतने सीरियस नहीं होते जितने उन्हें ज़रूरत है, जितना होना चाहिए। अच्छा, तुम जब तुम्हारी डिग्री पूरी होगी तो तुम अपने आप को कहाँ देखते हो, क्या सोचते हो, तुम्हारे दिमाग में क्या है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सोचते हो? जैसे ही डिग्री पूरी हो जाएगी, मेरा मेन गोल है, मेरे को जर्मनी जाना है और मास्टर्स कंप्लीट करना है। अच्छा, तुम वहाँ से हाँ, जर्मनी जाने के लिए ही मैं पोलैंड जा रहा हूँ। हाँ। उसके लिए ही मैं वॉर्सो यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। हाँ। तो मेरा पहला एम रहेगा कि मेरे को जर्मनी जाना है और मास्टर्स कंप्लीट करना है, और आफ्टर कंप्लीटिंग माई मास्टर्स मुझे वहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस लेना है, जॉब एक्सपीरियंस लेना है, फिर मैं भारत वापस आना चाहूँगा, इंडिया वापस आना चाहूँगा। Okay. और इंडिया में इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, जैसे टाटा इतना अच्छा काम कर रहा है, महिंद्रा इतना अच्छा काम कर रहा है, तो इंडियन कंपनीज जब है इतना अच्छा काम कर रही है तो मैं उनके साथ जुड़ना। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। जैसे तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं बाहर की टेक्नोलॉजीज को सीख के इंडिया में काम करना चाहता हूँ। हाँ। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात तुमने बोली, और अच्छा है तुम कुछ अपने देश के लिए भी करोगे आगे। मैं उम्मीद करता हूँ किसी बड़ी कंपनी में भी काम करोगे। अच्छा, मुझे एक सवाल अभी अचानक बात करते करते याद आया कि तुम गेम्स वगैरह भी खेलते हो क्या? गेम्स, पबजी वगैरह जानते हो? पबजी? हाँ, पबजी मतलब मैं इतना खेला है कभी तुमने? खेलता था। क्योंकि क्या हो गया, मैं ना वो वीडियोस देखता हूँ, वो
यूट्यूब पे। मुझे ना सोल मॉर्टल वाला फील आया तुमसे बात करते हुए। तो जैसे तुमने मतलब तुम्हारा जो ये था बात करने का तरीका और जो भी चीज़ें हैं, तो मुझे ऐसा फील आया कि सोल मॉर्टल भी सेम ऐसे ही बात करता है, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ। क्योंकि मैं ना प्रोग्रामिंग तो पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन मुझे और चीज़ों में भी बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं दूसरे, ये सब ठीक है, मैं ऐसे नहीं किसी को बोलूँगा कि आपको गेम्स खेलने चाहिए, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत आप उसमें खेल सकते हो, उसके लिए तो मैं नहीं रोकने वाला किसी PUBG को। का तो मैं इतना बड़ा फैन हूँ नहीं। अच्छा। और गेम्स वगैरह में इंटरेस्ट इतना नहीं खेलता हूँ मैं, अच्छा, बट ठीक है, थोड़ा बहुत कभी खेल लिया तो खेल अच्छा। लेता हूँ। हाँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, उन्हें क्या बताना चाहोगे, उनके मतलब उन्हें क्या बोलना चाहोगे, उनको क्या करना चाहिए जैसे आगे? जैसे अभी आपके व्यूअर्स अगर 10th जस्ट पास आउट है, हाँ, तो पहले तो आप ये क्लियर कर लो कि आपको एक्चुअल कौन से साइड में जाना है। सिर्फ साइंस और कॉमर्स ही नहीं है, और साइंस लिया तो इंजीनियरिंग और मेडिकल ही करना है, कॉमर्स लिया तो CA या BBA ही करना है, ऐसा नहीं है। n नंबर ऑफ फील्ड्स आजकल खुल गई है कि आप पहले सोचो समझो कि आपको किस में करना है और आपको किस में इंटरेस्ट है। पेरेंट्स से बात करो। पेरेंट्स, किसी के पेरेंट्स होते हैं जो नहीं मानते, नहीं ये होता है, बट आपको मनाना चाहिए, आपको उनको समझाना चाहिए। बट किसी के पेरेंट्स कभी किसी का बुरा तो ये नहीं करेंगे बच्चे का, वो हमेशा बच्चे के लिए अच्छा ही देखने वाले हैं। सही बात। तो आपको पहले खुद ही रियलाइजेशन चाहिए, खुद का सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए कि एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं। उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि 11th में साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, क्या करना है, आर्ट्स लेना है, वो सब आप कर सकते हो। सेकेंडली, अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे JEE एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो डिप्रेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आजकल स्टूडेंट्स में। मेरे को भी हुआ था जब मैं मार्क्स नहीं आ रहे थे, रोज़ सॉल्व कर रहा हूँ, 15 घंटा पढ़ रहा हूँ, 18 घंटा पढ़ रहा हूँ, मार्क्स नहीं आ रहे, क्या करूँ मैं। दिन भर मास्टर क्लास में विशाल सर हमारे नासिक के ये थे जो मेंटर थे हमारे, दिन भर उनके साथ बैठ के मैं सॉल्व करता रहता था। वो भी मेरे को समझाते रहते थे, सिखाते रहते थे। सर्स के साथ लॉकडाउन था, फिर भी वीडियो कॉल पे चालू रहता था कि यत्नेश बेटा ऐसा कर, वो कर। पर एक टाइम आ रहा था कि इतना करने के बाद भी 10 मार्क आ रहे, 5 मार्क आ रहे, सर क्या हो रहा है ज़िंदगी में, ऐसा हो जाता सही है। तो वो डिप्रेशन से भी आउटकम करने के लिए कोई तो एक मेंटर आपका चाहिए अच्छा, जिसके साथ आप बात कर सको, और जो आपको मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं है। मैं पढ़ते सिखाने के मतलब प्रोजेक्टाइल सिखाने के लिए मुझे पांडोलिनी, जो हमारे यहाँ माउंटेन है, पांडोलिनी एक माउंटेन है, वहाँ लेके जाके प्रोजेक्टाइल सिखाया जाता था, बॉल फेंक के, कि ये बॉल अगर ये इतने डिग्री पे मैं फेंक रहा हूँ तो प्रोजेक्टाइल कहाँ होगा। तो उस टाइप से भी सीखना एक बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट भी बने, थोड़ा एक्टिव भी बने, और जितने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में पढ़ाई के साथ साथ पार्टिसिपेट कर सकते हो करें। और भले ही आज आपको लगता होगा कि ये डिजिटल स्किल्स हो गई, जैसे C++ लैंग्वेजेस हो गई, या फिर डिजिटल मार्केटिंग हो गई। अच्छा, ये जो प्रोग्रामिंग है स्कूल से भी सीखा जा सकता है? जैसे इंडिया के सिलेबस में स्कूल में नहीं है प्रोग्रामिंग, जैसे बाहर के आप कंट्रीज देखोगे तो वहाँ पे स्कूल्स में भी सिखाया जाता है प्रोग्रामिंग। अभी भी बहुत सारी स्कूल्स है जो चालू कर दिया है प्रोग्रामिंग कर दिया सिखाना, बट मैं मिस करता हूँ कि काश मेरे वक्त प्रोग्रामिंग सिखा दी होती तो मैं अभी सीखने से पहले ही सीख गया होता, और शायद तुम और कुछ सोच पाते, और डिसीजंस लेने में तुम्हें आसानी होती। ये लॉकडाउन में जितना सीख लिया तो उसमें मैं और कुछ आगे कर पाता। अच्छा, एक और बात मुझे बोलनी है। जैसे अभी हमारा इंटरव्यू तो हुआ है, हमें ना, मैं तुमसे बात करूंगा जब तुम अभी 2-3 दिन में जाने वाले हो। जस्ट अभी 2022 चल रहा है और ये महीना सितंबर वाला हमारा चल रहा है, जाने वाले हो 2-4 दिन में। तो वहाँ से एक फिर से मैं तुमसे बात करूँगा। मैं YouTube पे लाइव आऊँगा और मैं तुम्हें कनेक्ट करूँगा, और फिर हम बात करेंगे तुम्हारा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है वहाँ का, वो भी चीज़ें हम जानेंगे। उसके साथ साथ अच्छा, कौन कौन सी कंपनीज आती हैं तुम्हारे कॉलेज में, वो भी थोड़ा सा बता दीजिए। जैसे कंपनीज, जैसे अपने यहाँ डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट होता है इंडिया में, वैसे वहाँ कैंपस प्लेसमेंट नहीं है। ओके, इट्स लाइक कि आप जब कंप्लीट कर लेते हो तो आपको कंपनीज के पास जाना पड़ता है आपका रेज्यूमे जैसे। ओके, तो बहुत सारी कंपनीज, आप कौन से फील्ड में उस पर, जैसे तुम मास्टर करने जर्मनी जाओगे उसके बाद तुरंत, तो वहाँ पे भी ऐसे ही है कि आपको जाना पड़ेगा कंपनीज। अच्छा, कौन सी कंपनीज है वहाँ की? कुछ कंपनीज के नाम बता सकते हो जिसमें तुम सोचते हो काम करना? मेरे इसके लिए, जैसा मेरा जो पर्टिकुलर फील्ड है इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल इंजीनियरिंग, तो मैं जर्मनी इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि जर्मनी एक ऑटोमोबाइल हब है। आप अच्छी कंपनीज देख लो, फोक्सवैगन देख लो,
फोक्सवैगन के अंडर तो सब कुछ आता ही है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज फोक्सवैगन ही ओन करता है। देन मर्सिडीज़ देख लो, वो सब, ऑडी देख लो, ऑडी भी फोक्सवैगन के अंडर ही आती है। और फेरारी हो गया, मैसेराटी हो गया, मोस्टली ये सब कंपनीज जो मेनली ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो होल्ड रखती है हाँ बहुत ज़्यादा, वो जर्मनी से बिलोंग करती है। ओके। तो मैं सोच रहा हूँ कि मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद मेरे को जॉब जर्मनी में ही चाहिए, एटलीस्ट फॉर कुछ समय के लिए, कुछ स्टार्टिंग के एक्सपीरियंस ले लो आप ताकि, और मैं फिर बिग बाद फैन में हूँ सिर्फ टाटा का, तो मुझे वो तो वापस इंडिया में आना ही है, और मैं ड्रीम करता हूँ टाटा के साथ काम करना, टाटा के लिए काम करना। मतलब एक एक्सपीरियंस तुम लोगे कुछ समय के लिए, Yes. और उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ रिसर्च करोगे या उसके ऊपर आगे काम Yes, करोगे। टाटा के लिए काम तो करना बहुत ही मेरा अच्छी dream बात है। देखो हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सोच क्या रहे हैं बहुत मैटर करता है। हम जो सोचते हैं ना उस हिसाब से ही करते हैं। सुबह हम सोचते हैं आज हमें ये करना है, कल वो करना है, हम उस हिसाब से काम करते हैं। अगर आप जिस तरीके से तुम सोच रहे थे स्कूल के बाद से कॉलेज में आने तक, तुम वैसे ही जा रहे हो। अभी जो तुमने सोचा मुझे जाना है बाहर, तो तुम बाहर के लिए तुमने एप्लीकेशन किया आगे का, फिर एग्ज़ाम दी, जो कुछ किया, अब तुम बाहर भी आ गए। अब बाहर चले ही जाओगे कुछ दिन में, उसके बाद फिर से तुम आगे का सोच रहे हो मुझे ये करना है। तुम्हारे गोल्स फिक्स होने चाहिए, तुम्हें करना क्या है। गोल्स बहुत मैटर करते हैं आपके लाइफ में। अगर गोल्स ही नहीं है तो फिर आप करोगे क्या आगे। आपके लाइफ में गोल्स होने चाहिए, मुझे आगे करना क्या है। Exactly. तो वो सोचना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज तुमसे बात करते हुए, बहुत खुशी हुई। हमारे साथ यश से भी हम कुछ बात करते हैं। यश का तो सेम ही होगा सब कुछ, लेकिन कुछ बात कर लेते हैं। यश तुम बताओ, तो मुझे ये बताओ, मैं तुमसे पूछता हूँ जैसे यश कि तुमने अभी सीखा, तो तुम तो दूसरे नॉन आईटी वाले हो, इसके लिए हमने बात भी बहुत कम समय तक की, और तुम कंप्यूटर साइंस का सोचते भी नहीं हो, लेकिन फिर तुमने सीखा क्यों, यही बता दो। चलो। सीखा तो बहुत चीज़ों के लिए था। मतलब अभी जैसे अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ, हाँ। वहाँ कैसा होता है कि अर्न एंड लर्न सिस्टम होता है। मतलब तुम वहाँ जब पे पढ़ रहे हो तब तुम कमा के पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते दोनों काम कर सकते हो। हो। तो अभी लोग क्या करेंगे, मैकडी में काम, उबर ड्राइविंग, डिलीवरी वगैरह। पर कुछ मेरे भी। पास ये डिजिटल मार्केटिंग की डिग्री होने की वजह से, मतलब सर्टिफिकेट कुछ भी होने की वजह से, मुझे वहाँ पे अच्छे जॉब मिलेंगे। जैसे कि फ्रेशर अच्छा, कौन सा अच्छा, तुमने कहीं अप्लाई भी किया था कुछ? अप्लाई किया है, मुझे उनका ये भी हुआ है, मतलब एक्सेप्टेंस भी आया है। Okay. पर मैं अभी कुछ ऐसा ये नहीं हो कि करना चाहिए कि नहीं। मुझे अच्छा। थोड़ा टाइम लगेगा उधर जाके सेट होने में सब कुछ। अच्छा, जस्ट तुमने जस्ट अप्लाई किया है, अभी सोच नहीं रहे हो करने के बारे में। मेन तुम्हारा ये दिमाग में है कि मैं वहाँ जाके देखूंगा काम कैसे है, उस पे से मैं डिसाइड करूंगा मुझे करना क्या चाहिए। अच्छा है मेरे पास एक फील्ड ज़्यादा है, मैं इसमें भी जा सकता हूँ, उसमें भी जाता हूँ, मेरे पास ऑप्शंस ज़्यादा हो गए। ऑप्शन ज़्यादा होने से भी मुझे फ़ायदा है उसका। अच्छा, ऐसा सोचते हो। चलो, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से बात करके। तुमने बहुत सारी बातें मुझे बताई, बहुत कुछ स्टूडेंट्स को भी हमारे सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छे से तुमने चीज़ों को बताया, इसका बेनिफिट भी स्टूडेंट्स को होगा, और वो लोग भी फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, क्या क्या उन्हें करना चाहिए। ये तो वीडियो ऐसा बन गया है हमारा कि 11th वाले, 12th वाले, स्कूल के, इंजीनियरिंग वाले, नॉन आईटी वाले, कोई भी मतलब इसे देख के सीख सकता है और हमसे कुछ ले सकता है। हमने जस्ट, मेरा एक मकसद ये था कि बात करने का, कि मैं बात करूँगा तो क्या मैं दे सकता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। हमेशा मैंने कोशिश की है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए काम करूँ, उन्हें कुछ ना कुछ दे पाऊँ, कुछ नई चीज़ें। तो आज हो सकता है कि ये एक्सपीरियंस उनके लिए पूरा नया होगा। मैं हमेशा प्रोग्रामिंग के बारे में बात करता हूँ, वही पढ़ाता हूँ, उसके ही वीडियोज़ हैं मेरे। अब तो मैं ये भी सोच रहा था कि चलो कुछ अलग मैं स्टूडेंट्स को दे पाऊँ, कुछ नई चीज़ें दे पाऊँ। तो थैंक यू तुम दोनों को। तुम लोग यहाँ पे आए हमारे कोडिंग सीखो में, और तुमने कुछ चीज़ें बताई, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू। चलिए फिर, थैंक यू। बाय।